हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, इसमें हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर नेम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले समझो कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, जब कोई कंपनी बिल्कुल नई कंपनी बन रही होती है यानी न्यूली फॉर्म हो रही होती है, उस टाइम पे उस कंपनी से रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने रजिस्ट्रेशन करवाए, यानी कि अपनी सिटी का या स्टेट का जो भी उनका रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस में जाके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। उस प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। अब इनकॉर्पोरेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी है, एक उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, उसका अपना एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है, अपनी एक कॉमन सील होती है, अपना नेम होता है, इसलिए उसकी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, यानी कि उसको इनकम टैक्स में भी उसको एक पर्सन माना जाता है। समझ गए ना? यानी कि एक वो ऐसा पर्सन है जो कि लीगली उसका बर्थ होता है इन द आइज ऑफ लॉ एंड लीगली ही उसकी डेथ भी होती है, यानी कि कंपनी जब बंद हो गई होती है तो उस टाइम पे वाइंडिंग अप जब होता है उस टाइम पे उसको बोलते हैं कि भाई उसका जो है उसकी डेथ हो गई है, यानी कंपनी बंद हो गई है, तो उसको एक लीगल पर्सन माना जाता है। तो वो जो लीगल पर्सन का स्टेटस है कौन देता है? उसको इनकॉर्पोरेशन देता है। अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है तो वो कंपनी जो है कंपनी मानी ही नहीं जाएगी और उस कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है और उसको बंद किया जा सकता है, चाहे उसके शेयर होल्डर ले, चाहे उसके डिबेंचर होल्डर ले, चाहे उसके क्रेडिटर्स ले, कोई भी उसको ट्रिब्यूनल में लेके जा सकता है और उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। इसीलिए इनकॉर्पोरेशन होना बहुत जरूरी है। अब देखो, जब एक कंपनी, ठीक है, कंपनी किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर का मतलब या वो पर्सन उसको टेक ओवर कर रहा है या उसको इनहेरिटेंस में मिल रही है कंपनी या उसको एचयूएफ की पार्टीशन से मिल रही है, मतलब कि किसी ना किसी तरीके से वो जो पर्सन है, जो हमारा असेसी है या पर्सन है, उस कंपनी को एक्वायर कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये होगा कि उस कंपनी को अपने नाम से इनकॉर्पोरेशन करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन वो कंपनी उसकी नहीं मानी जाएगी, प्रीवियस ओनर की ही मानी जाएगी। इसीलिए हर एक पर्सन को या हर एक कंपनी को, जब दो कंपनी आपस में अमालगमेट हो रही होती हैं, उस टाइम भी उनको इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है। समझ गए? तो क्योंकि जब कोई पर्सन किसी रनिंग बिजनेस को खरीद रहा है, किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, इट मींस वो कंपनी ऑलरेडी रनिंग है, यानी कि उसका बिजनेस रनिंग है। तो जिस डेट को वो कंपनी टेक ओवर किया है, ठीक है, और जिस डेट को उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है और जिस डेट को उस कंपनी के अकाउंट्स क्लोज होते हैं, ये 3 टाइप की डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन करने से ही उस कंपनी को उसका अपना लीगल स्टेटस मिलेगा, लेकिन इनकॉर्पोरेशन से पहले भी तो उस कंपनी का बिजनेस चल रहा था, यानी कि वो जो कंपनी है इनकॉर्पोरेशन की डेट से पहले भी रनिंग बिजनेस में थी और उसका जो है प्रॉफिट कमा रही थी। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा था उसका, वो हमारा प्रॉफिट जो है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है। अब भाई सवाल ये उठता है कि इस प्रॉफिट को 2 पार्ट में क्यों बांटते हैं, यानी कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड प्रॉफिट पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इन 2 हिस्सों में क्यों बांटते हैं? क्योंकि जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कंपनी का न्यू नेम से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उससे पहले वाला प्रॉफिट है और वो उस कंपनी की कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं डिविडेंड के रूप में। समझ गए? यानी कि जो हमारा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो एक कैपिटल प्रॉफिट है और उस कैपिटल प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते हैं। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 ये रिक्वायरमेंट करता है हर एक कंपनी से कि अपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट से पहले वाला अगर रनिंग बिजनेस है, उस केस में इनकॉर्पोरेशन की डेट से पहले वाला जो प्रॉफिट है उसको आप कैपिटल प्रॉफिट के रूप में अलग से बैलेंस शीट में शो करो लायबिलिटी साइड में,
एंड उसको जो है शेयर होल्डर के रूप में नहीं बांटना है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन है उसको आप अपने शेयर होल्डर्स में जो है डिविडेंड के रूप में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसीलिए प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये चैप्टर आपके थर्ड सेम में, बीकॉम थर्ड सेम में इसलिए रखा गया है कि आपको ये पता लगे कंपनीज एक्ट के रूल्स क्या है। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस वाला केस जो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का टेक ओवर करती है, इट मीन्स वो जो पहली कंपनी यानी सेलर कंपनी जो है वो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में थी, और अब जो ये आज की डेट में यानी किस डेट में, टेक ओवर की डेट में वो कंपनी इस परचेजर कंपनी ने खरीद ली है, लेकिन जिस डेट तक उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है तब तक वो कंपनी उस टेक ओवर करने वाली कंपनी की नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट से हमारे पास डेट ऑफ टेक ओवर, सबसे पहले इसको ध्यान रखो कि टेक ओवर करने की डेट क्या है। सेकेंड डेट है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद जिस डेट को उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। थर्ड है डेट ऑफ क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, थर्ड यानी कि लास्ट डेट, जिस डेट को उस कंपनी के अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, फाइनल अकाउंट तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो तीन डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में। ठीक है, तो देखो अब है, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का रनिंग बिजनेस खरीद रही है, परचेज कर रही है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन डेट, हम एग्जांपल लेते हैं कि माना किसी कंपनी ने कोई रनिंग बिजनेस खरीदा है और टेक ओवर खरीदने की या टेक ओवर करने की जो डेट है 1 अप्रैल 2019 है, यानी ये हमारी टेक ओवर डेट हो गई। और उसके जस्ट 3 मंथ्स के बाद यानी कि 1 जुलाई 2019 को उस कंपनी का जो कंपनी परचेजर कंपनी है, ठीक है, वो उस रनिंग बिजनेस को अपने नाम से इनकॉर्पोरेट करवा रही है, रजिस्टर्ड करवा रही है। समझ गए? तो यानी कि टेक ओवर की डेट और इनकॉर्पोरेशन पीरियड की डेट, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन की डेट, इसके बीच में 3 मंथ्स का गैप है, यानी कि 3 महीने हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड तक लाएंगे। समझ गए? दूसरा हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी कि 1 जुलाई 2019 को उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया था। ठीक है, तो इस डेट से ही उसका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा बेटा। और उस कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2020 को। तो यहां से लेकर यहां तक यानी 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2020 तक हो जाते हैं 9 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 9 मंथ्स। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स हो गए हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और 9 मंथ हो गए हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, अब यहां से आगे देखो, क्योंकि अभी आपको बताया कि भाई ये जो 2 हिस्सों में इस प्रॉफिट को, पूरे प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटने का कारण क्या है, मीन्स इनकॉर्पोरेशन, कि इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट होता है वो होता है कैपिटल नेचर का, और उसको वो कंपनी जो है अपनी शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकती है, और उसको वो सिर्फ अपनी लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे उसको जो है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन यानी कैपिटल रिजर्व के रूप में शो कर सकती है ओनली। और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो उसका प्रॉफिट है उसको वो रेवेन्यू रिजर्व के रूप में शो करेगी, वहीं से डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो अब देखो इस प्रॉफिट और लॉस का जो है एसर्टेनमेंट हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमको 2 रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये 2 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एक्सपेंस को, हर एक इनकम को हमने इन 2 हिस्सों में बांटना है, इन 2 रेशियोज में बांटना है। समझ गए? तो देखो टाइम रेशियो का मतलब यही रेशियो आ गया, 3 मंथ्स एंड 9 मंथ्स। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को टेक ओवर डेट थी और 1 जुलाई 2019 को इनकॉर्पोरेशन की डेट थी। तो यहां से यहां तक का जितना टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स का है। तो 3 मंथ हो गया हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और 1 जुलाई 2019 जो इनकॉर्पोरेशन डेट थी वहीं से लेकर आगे 31 मार्च 2020 को इनके जो बुक्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं, तो उस डेट तक 9 मंथ हो गए, यानी कि टाइम रेशियो हो गया हमारा 3-9। और इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं तो 3 से दोनों ही करते हैं 1:3। तो हमारा जो टाइम रेशियो है वो क्या आ जाता है,
1:3 आ जाता है, 1:3। ठीक है, उसके बाद सेल रेशियो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेल रेशियो। क्योंकि जितने टाइप के एक्सपेंसेस है वो हमारे दो रेशियो में बटेंगे, या तो वो टाइम रेशियो में बटेंगे या वो सेल रेशियो में बटेंगे। ठीक है, तो सेल रेशियो कैसे निकालेंगे कि इस प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की जो भी सेल है वो अमाउंट हम यहाँ पे ले लेंगे, और इनकॉर्पोरेशन से के बाद की 31 मार्च तक की जो भी, यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की जो हमारी सेल है उसको हम सेकंड पोर्शन में रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेल रेशियो बन जाएगा। ठीक है, हाँ तो बेटा यहाँ से आगे देखो परफॉर्मा, क्योंकि इस चैप्टर के सम 101% आते ही हैं हमारे बीकॉम थर्ड सेम में। ठीक है, बीकॉम थर्ड सेम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 2 जो है उसमें से पहला क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन का। अब जैसे मैं आपको बताया था कि जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है, उसको हमने दो हिस्सों में बांटना होता है। कौन से हिस्से में, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। तो देखो इन एक्सपेंसेस को बांटने का बेस क्या है। ठीक है, बेस क्या है, देखो सबसे पहले हम इनकम से चलते हैं। हमने एक फाइनल अकाउंट बनाया है। ठीक है, फाइनल अकाउंट में कौन कौन सा आइटम किस किस रेशियो में बांटा जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स दिया है तो हम सेल्स ले लेंगे, और यहाँ पे अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, जो भी हमें दिया होगा वो हमने यहाँ पे लेना है, और दोनों ही चीजें हमारी सेल्स रेशियो में आएंगी। सेल रेशियो भी आपको निकालना सिखाया था मैंने। उसके बाद हमारा आता है अदर इनकम्स। अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, ट्रांसफर फीस रिसीव्स, मतलब जितने भी इनकम हमारी, रेंट रिसीव, जितनी भी इनकम हमारी रिसीव हो रही है वो सारी टाइम रेशियो में जाएंगी। किस में जाएंगी, टाइम रेशियो में। ठीक है, इनका बेस होगा टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो में ये जो भी रेशियो है उसमें ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये एक्सपेंस, ये इनकम। ठीक है, ये टोटल इनकम आ गई। अब यहाँ से आगे इस इनकम में से हमने एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारा जाएगा सेल्स रेशियो में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली गिवन है कि भाई आप कॉक्स में इसको निकालो तो हम कॉक्स का भी रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये हमारा सेल रेशियो में जाएगा या ये हमारा कॉक्स रेशियो में जाएगा। समझ रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो ही निकालना पड़ेगा हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो वो दो रेशियो में चला जाएगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी कि जो कंपनी है, जो फर्म है, वो एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए क्या देती है उनको, क्योंकि एम्प्लॉइज है, उनके बिना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो लेबर है इसलिए उनको सैलरीज दे रही है, वेजेस, बोनस, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, जो इनका टाइम रेशियो निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्यों, क्योंकि जितने भी सैलरी, वेजेस, बोनस है ये टाइमली पेमेंट करने होते हैं, या हर पर मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, या वेजेस हैं तो पर डे या फिर पर आवर के अकॉर्डिंग हमको ये पेमेंट करना पड़ता है। तो टाइमली है, तो टाइम रेशियो में इसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस एक्सपेंस को। ठीक है, फिर हमारा आता है फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है बेटा, कि हर एक कंपनी जब अपना कैपिटल बजटिंग यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर को वो डिसाइड कर रही होती है कि हमने कितना डेट कैपिटल लेनी है, कितना इक्विटी कैपिटल लेनी है, तो अगर वो इक्विटी या शेयर कैपिटल को रेज कर रही है तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो डिविडेंड तो हमारा एप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन अगर वो डेट कैपिटल को रेज कर रही है, यानी कि डिबेंचर इश्यू कर रही है, या बैंक लोन ले रही है, मॉर्गेज लोन ले रही है, कोई सा भी लोन ले रही है, तो उसको हम डेट कैपिटल कहते हैं। तो उस कैपिटल का उसको कॉस्ट पे करना पड़ता है, मीन्स उसका अगर डिबेंचर है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मॉर्गेज लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या फिर जो भी हमारे लोन है, बैंक लोन वगैरह, उन सबका लोन पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो जो फाइनेंस कॉस्ट होती है ये डायरेक्ट पोस्ट में चली जाती है, पोस्ट में, प्री में इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली हमारी पोस्ट में जाएगी बेटा। पोस्ट में देखो, पोस्ट में जाएगी सीधे। ठीक है, क्यों जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने नाम
हमसे लोन ले रही है, डिबेंचर इश्यू कर रही है, जो भी इश्यू कर रही है, लोन वगैरह जो भी है, वो उसका आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ही उसको मिलेगा, उससे पहले उसको लोन नहीं मिल सकता है, ना ही डिबेंचर होल्डर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो एक्सपेंस है ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का माना जाता है, इसलिए इसके जो फाइनेंस कॉस्ट का जो एक्सपेंस होता है वो हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लेते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्योंकि टाइमली बेसिस पे होता है, यानी कि हर साल फिक्स एसेट्स का डेप्रिशिएट हमको करना ही पड़ता है, हमको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना ही पड़ता है, इसीलिए ये हमारा टाइमली बेसिस आ गया और इसको हम टाइम रेशियो में दोनों ही पीरियड में बांट देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का दूसरा नाम फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है, इसको एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो याद रखना कि जब कोई कंपनी फॉर्म हो रही होती है या इनकॉर्पोरेशन से पहले उसको क्या करना पड़ता है, अगर वो रनिंग बिजनेस टेक ओवर कर रही है तो उसको उस कंपनी को अपने नाम से चेंज करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को उसको जो है पब्लिश करवाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स उसको तैयार करने पड़ेंगे, या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो उसको उस इनकॉर्पोरेशन के पीरियड से पहले उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। तो जो जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा रूल ये है कि अगले 10 सालों में बिजनेस कमेंस होने के साल से लेकर अगले 10 सालों तक उसको जो है उसके इक्वल 10-10 हिस्से कर दिए जाएंगे और हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए होते तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के एक्सपेंस होते हैं, लेकिन इनका जो भी चार्ज किया जाता है वो किया जाता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इसलिए इनको भी डायरेक्टली हम पोस्ट में लेके जाते हैं बेटा। देखो, ठीक है, किसको, प्री एक्सपेंसेस को एंड डिबेंचर के इंटरेस्ट को, ये दो चीजें हमारी डायरेक्ट पोस्ट में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आता है अदर एक्सपेंसेस। तो इनको छोड़कर, मतलब जो एक्सपेंसेस इनमें नहीं आए हैं, वो जितने भी एक्सपेंसेस है जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ठीक है, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस हमारे अदर एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। ठीक है, और इनमें से जो एक्सपेंसेस टाइम बेस के हैं, यानी कि जो टाइमली पे करने पड़ रहे हैं, जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी हर मंथ खरीद ले रहे हैं, हर हफ्ते खरीदते हैं, तो वो टाइम रेशियो में जाएंगे। और जो है इसके बाद रेंट पे करना है पर मंथ या पर ईयर जो पे करना है वो भी जो है हमारा टाइम रेशियो में बटेगा। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस स्पेशली रिलेटेड है सेल्स के साथ, यानी कि जो एक्सपेंसेस सेल को बूस्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं, उन एक्सपेंसेस को हम सेल रेशियो में बांटेंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट क्यों होती है, सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को बूस्ट करने के लिए होती है। बैड डेट सेल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये भी सेल से रिलेटेड होता है। एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग कमीशन अगर है तो वो जाएगा टाइम बेसिस पे, क्योंकि हर साल कमीशन दिया जाएगा, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो टाइम बेस पे दिया जाएगा। ठीक है, और कमीशन सेल रेशियो में, ट्रैवलिंग कमीशन एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है टाइम रेशियो में। उसके बाद एक चीज और ये है कि डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए उसको भी हम सेल रेशियो में लेंगे। और अगर डिस्काउंट रिसीव है तो वो परचेज पे ले जा रहा है, वो इनकम है, उसको ऊपर हम जो है परचेज रेशियो में लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारे बेसिस थे कि किस बेसिस पे हमने प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट पीरियड में इसको बांटना है। ठीक है, तो कल से मैं आपके संग स्टार्ट करने जा रही हूँ, सारे बच्चों ने क्लास लगानी है। ठीक है, और इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक, बाकी कल की वीडियो में।